हेलो। टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। ठीक है, नर्व इम्पल्स और इसी को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक, तो कैसे इसका जनरेशन होता है और कैसे इसका कंडक्शन और ट्रांसमिशन होता है, इस पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स। ठीक, आपको एक न्यूरॉन का डायग्राम दिख रहा है। न्यूरॉन के 3 बेसिक पार्ट क्या होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। और इसी एक्सॉन को हम और क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। नर्व फाइबर। ठीक है, तो इस एक्सॉन या नर्व फाइबर के अलोंग क्या होगा? एक वेव का प्रोपेगेशन होगा। एक वेव ट्रेवल करेगी अलोंग द एक्सॉन। ठीक, तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब मन में सवाल आता है भाई कि ये वेव कहाँ से आ गई? तो ये वेव प्रोड्यूस होती है एक्सोलेमा के दोनों तरफ। या तो चार्जेस का डिफरेंस होगा या कुछ केमिकल्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चार्जेस की डिफरेंस और केमिकल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? अक्रॉस द एक्सोलेमा एक वेव का प्रोडक्शन होगा और उसी वेव को हम क्या कह रहे हैं? नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। ठीक, डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलोंग द नर्व फाइबर और एक्सॉन, इसी को हमने कहा है नर्व इम्पल्स। ठीक, अब 3 टर्म और लिखे हमने यहाँ पर, जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन। इनको समझ लेते हैं। एक्सॉन का ये पार्ट कहलाता है एक्सॉन हिलॉक, और यहीं पर क्या होता है? जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक, और एक्सॉन हिलॉक से लेके एक्सॉन की टर्मिनल पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल तक जब वेव ट्रेवल करती है तो इस चीज को हम कहते हैं कंडक्शन। कि नर्व इम्पल्स का क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। जनरेशन कहाँ पर हो गया? एक्सॉन हिलॉक पे। और एक्सॉन हिलॉक से लेके टर्मिनल तक जब वेव ट्रेवल करेगी तो उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक, फिर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब नर्व इम्पल्स क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगी तो उसको हम क्या कह रहे हैं? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हम इन तीनों टर्म को समझ गए। नर्व इम्पल्स का जनरेशन क्या कहलाता है, कंडक्शन क्या कहते हैं और ट्रांसमिशन कब कहते हैं। ठीक है, अब जरा नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक, चलो। अब पहली बात ये जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में कि नर्व इम्पल्स का जनरेशन सिर्फ एक टाइप के सेल में हो सकता है और उस सेल को हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है सिर्फ एक्साइटेबल सेल में ही प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक, तो एक्साइटेबल सेल हम किन टाइप के सेल को कहते हैं या किस सेल को हम एक्साइटेबल सेल कह सकते हैं? उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कि उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होनी चाहिए? पोलराइज्ड होनी चाहिए। और पोलराइज्ड का मतलब है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेम चार्ज होगा तो उसको हम पोलराइज नहीं कहते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए? वोल्टेज गेटेड चैनल होने चाहिए। पहली कंडीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा के अक्रॉस क्या होना चाहिए? डिफरेंट चार्ज होना चाहिए। ठीक, दूसरा, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए? एक वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक, और ये वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे तो ओपन हो जाते हैं और किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे बंद क्लोज हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रोटीन के बने हुए चैनल जो किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्लोज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी किन पे होती हैं? नर्व सेल के पास भी होती हैं और मसल सेल के पास भी होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ऐसे सेल हैं जिनको हम एक्साइटेबल सेल कह सकते हैं। पहला है उसमें नर्व सेल और दूसरा है उसमें मसल सेल। ठीक है, चलो अभी यहां पर हम नर्व सेल को लेकर समझ रहे हैं। चलो, नर्व सेल का फिर से डायग्राम दिखा रहे हैं। नर्व सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और नर्व सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फ्लूइड की क्यों बात कर रहे हैं? फ्लूइड की बात इसलिए कर रहे हैं कि इन फ्लूइड में क्या होता है? आयन का कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? सोडियम आयन ज़्यादा होता है पोटेशियम आयन से, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। ठीक,
और अगर आप ओवरऑल देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव चार्ज आयन जो है ओवरऑल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे अभी हमने कहा नर्व इम्पल्स में आउटर साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनर साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कब की बात कर रहे हैं, जब न्यूरॉन कैसा है, रेस्ट पे है। अभी न्यूरॉन में कोई इम्पल्स प्रोपेगेट नहीं कर रही, कोई इम्पल्स जनरेट नहीं हुई। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो जब न्यूरॉन रेस्ट में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उसकी जो एक्सोलेमा है उसके आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज और इनर साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है, इसके दो रीज़न है कि अभी हमने बताया कि भाई आउटर साइड क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, और इनर साइड क्या होता है, लेस पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनर साइड क्या होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इनर साइड क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है पहली बात, और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंपैरिजन में क्या है, लेस पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल यहाँ पे इनर साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज भी डेवलप होगा, है ना। कितना, -70 मिली वोल्ट, कितना, -70 मिली वोल्ट। ठीक, और रेस्टिंग कंडीशन में जब न्यूरॉन रेस्ट पे है तो उसके इनर साइड मोर नेगेटिव चार्ज है, और इस मोर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब नीट में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो हमने अब एक्सोलेमा को ही और क्या कर दिया, जूम कर दिया है, ताकि हम डिटेल में समझ सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्सोलेमा में। ठीक, तो ये आपको एक्सोलेमा दिख रही है। एक्सोलेमा में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, जैसे ये क्या दिख रहा है आपको, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। तो मतलब ये कैसे चैनल है कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होंगे और सोडियम का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, फिर कुछ सिंपल चैनल है, सिंपल चैनल या इनको क्या कहते हैं, लीकी चैनल, क्योंकि यहाँ से आयन जो है हमेशा लीक करता रहता है। लीकी चैनल या सिंपल आयन चैनल होते हैं, ये कैसे होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं। ठीक, तो ये लीकी चैनल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। फिर कुछ सिंपल चैनल या लीकी चैनल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। हमने सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम के आयन चैनल ज़्यादा दिखा रखे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन की। और रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है, आपको पता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। ठीक है भाई, सेलेक्टिव परमिएबल है तो जिसको चाहे सेलेक्ट करे, तो ये पोटेशियम को सेलेक्ट कर लेती है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है, और सोडियम के लिए क्या होती है, लेस परमिएबल। ठीक है, इतनी बात हो गई। और क्या दिख रहा है आपको, एक सोडियम पोटेशियम पंप दिख रहा है। ठीक है, चलो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि भाई ये जो बाहर वाला ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या है, सोडियम आयन ज़्यादा इन कंपेरिजन टू पोटेशियम आयन, और क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। ये इस डायग्राम में दिख रहा है, इनर साइड पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, लेकिन ओवरऑल कंपेरिजन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड ज़्यादा है, जो अभी हमने पढ़ा। इसी वजह से आउटर साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सोलेमा में, और इनर साइड नेगेटिव चार्ज होता है। और इनर साइड नेगेटिव चार्ज की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ था। अब वही सवाल कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहता है। ठीक, तो जब न्यूरॉन रेस्ट पे है तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है सोडियम के और पोटेशियम के, ये तो क्लोज होंगे। लीकी आयन चैनल जो है ये ओपन होंगे। तो सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा होता है, और ये बाहर से क्या आएगा, इनर साइड आएगा, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट कर रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रहा है। और पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, ICF से ECF में जाएगा, इनर साइड से आउटर साइड जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पोटेशियम जो बाहर जा रहा है तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, मतलब इनर साइड लेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, फिर एक पंप है, पंप क्या करता है भाई, ATP का यूज़ करता है,
एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको आके एक्टिवेट करेगा या फॉस्फोराइलेट कर देगा, फॉस्फेटाइट कर देगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो पंप है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे, यहाँ 3 सोडियम आयन आके बाइंड हो जाएंगे पहले तो, ठीक, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ये 3 सोडियम आयन को बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा, कितना, 3 सोडियम आयन, ठीक। और जब इस प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं तो इसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स पोटेशियम आयन। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन आके बाइंड हो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, फिर ये फाइनली 2 पोटेशियम आयन को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर कर देगा। तो आप देख रहे हैं ये 3 सोडियम आयन को बाहर ले आ रहा है और 2 पोटेशियम को इनर साइड ला रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब फिर से यही होगा कि इनर साइड क्या होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं उसको हम रिलेटिवली। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर से क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेनली मेंटेन करता है ये सोडियम पोटेशियम पंप, और सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की हेल्प से अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट कराता है, ठीक। चलो, कुछ सिंपल चैनल का भी रोल होता है इसमें। चलो, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोलेमा एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, इसका मेन रोल होता है, और कुछ सिंपल चैनल्स या लीकी चैनल्स, ठीक है। चलो, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, चार्ज सेपरेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, है ना। ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोलराइजेशन, ठीक। तो उसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तो उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोलराइज्ड, या उस न्यूरॉन को हम कैसे कह सकते हैं, पोलराइज्ड न्यूरॉन, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि रेस्टिंग स्टेट से वो किस में आ गया है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ठीक। रेस्टेड स्टेट से अब कहाँ आ गया है, एक्साइटेड स्टेट में। तो कैसे एक नर्व सेल या न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन से एक्साइटेड स्टेट में आता है उसको समझते हैं। न्यूरॉन हमारा रेस्ट पे था आराम से, फिर क्या हुआ, कोई स्टिमुलस आ गया, है ना। अब स्टिमुलस में देखो, जैसे आप किसी ने फिंगर में कहते हैं हल्का सा टच कर दिया, या किसी ने पिन उसमें चुबा दिया, है ना, ये सारे क्या स्टिमुलस है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब स्टिमुलस, और स्टिमुलस किस फॉर्म में होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टिमुलस या पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा कहाँ पर, इनर साइड ऑफ एक्सॉन, जहाँ पर ऑलरेडी क्या एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप है, जिसको हमने कहा है -70 मिली वोल्ट। तो ये क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा लेस नेगेटिव होगा, -65 मिली वोल्ट हो गया, मान लो -70 से कितना हो गया, -65 मिली वोल्ट। लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं आएगा, न्यूरॉन अभी भी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। कब चेंज आएगा, जब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस मतलब चार्ज, और इतना चार्ज होना चाहिए कि वो क्या करे, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन कर दे। और जो स्टिमुलस वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, +10 मिलीवोल्ट मानी जाती है। मतलब ये -70 से क्या कर दे, -60 कर दे। इनसाइड मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 था, उसको -70 से कितना कर दिया उसने, -60 मिलीवोल्ट। तब इस क्या हुआ, +10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्योंकि यहीं पर क्या होगा, इसी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से, या इस -60 मिलीवोल्ट पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद की कहानी अभी समझेंगे। यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि स्टिमुलस जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। मतलब अगर हम किसी को टच कर रहे हैं तो एक तो स्मूथ टच ही हो गया, एक हो गया कि किसी ने पुश कर दिया। तो स्टिमुलस जो है वो स्मॉल और लार्ज हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है वो कभी भी लार्ज और स्मॉल नहीं होता है। समझ में आ रहा है। फिर कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन कैसे हो गया कि भाई
ये तो समझ में आ गया कि भाई स्टिमुलस जो है वो लार्ज और स्मॉल होगा, अब उसका असर एक्शन पोटेंशियल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो इस बात को तुम ऐसे समझो कि हमने अभी पढ़ा कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना है, +10 मिलीवोल्ट का है, ये हमारे लिए नीड है। और इसी पे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, है ना, मतलब एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या चाहिए एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के लिए? सिर्फ +10 मिलीवोल्ट। अब किसी स्टिमुलस में हो सकता है कि इतना चार्ज हो कि उसकी वजह से 100 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता हो, लेकिन क्या वो हमारे काम का है? अगर 100 में से भी उसने थोड़ा चार्ज दिया और इतना चार्ज दिया कि बस 10 मिलीवोल्ट हो गया, तो हमारा काम तो हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और अगर 10 से कम है तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक आइसक्रीम है जिसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, तो तुम्हें उस आइसक्रीम को खरीदने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 10 रुपये। अब तुम्हारी जेब में 100 रुपये हैं, 1000 रुपये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइसक्रीम के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 10 रुपये। ठीक है, इसीलिए अगली लाइन में हमने लिखा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसा होता है? ऑल और नन फिनोमेना। मतलब अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो तुम आइसक्रीम खरीद लोगे, और 10 रुपये से कम है तो आइसक्रीम नहीं खरीद पाओगे, तो या तो खरीद पाओगे या फिर नहीं खरीद पाओगे। तो इसी को कहते हैं ऑल या नन फिनोमेना। ठीक, ऑल या नन फिनोमेना क्यों कहते हैं, ये समझ में आ गया। और स्टिमुलस स्मॉल या लार्ज होने से क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, एक्शन पोटेंशियल कैसा है? ऑल और नन फिनोमेना। और स्टिमुलस स्मॉल या लार्ज होने की वजह से कभी भी एक्शन पोटेंशियल स्मॉल या लार्ज नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं। -60 मिलीवोल्ट पे क्या हुआ? ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है ये क्या हो गए? ओपन हो गए। ये क्या हो गया? ओपन। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? रैपिड इन्फ्लक्स, है ना, ये क्या हो रहा है? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम आयन, ताबड़तोड़ अंदर आ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आयन पे, तो उसकी वजह से क्या होगा? उस पर्टिकुलर साइड जहां पर स्टिमुलस आया है, यहाँ पर क्या होगा? अब इनर साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, है ना। तो पहले यहाँ कितना था? पहले यहाँ पे था -70, फिर -60 हुआ। -60 पे ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ओपन हो गए। अब रैपिडली सोडियम आयन चैनल जो है, रैपिडली सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? अब इनर साइड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पहले -70 से -60, फिर -50, ऐसे करते करते 0, फिर +10, +20, +30। तो ये +30 से +45 मिलीवोल्ट जब चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। ठीक, और रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इनसाइड पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसी पॉजिटिव पोटेंशियल जिसकी वैल्यू +30 से +45 मिलीवोल्ट तक हो सकती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्यों कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? ये जो न्यूरॉन जो है किस में आ रहा है? एक्शन मोड में। एक्शन मोड से मतलब ये रेडी है वेव के प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, चलो, ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? -70 से +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, और इसी पॉजिटिव पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमने कहा +30 से +45 मिलीवोल्ट तक हो सकती है, इसी को हम एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज हो गई ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स। इनर साइड क्या हो गया? मोर नेगेटिव हो गया, कहते हैं आउटर साइड, और पॉजिटिव चार्ज हो गया कहाँ पर? इनर साइड, अक्रॉस द एक्सोलेमा। और इसी को हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन के फॉर्म में कहेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। भाई पहले क्या था? पहले इस तरह की मेम्ब्रेन थी, और अब क्या हो गया है? आउटर साइड नेगेटिव, इनर साइड पॉजिटिव। इसको हमने कहा था पोलराइजेशन या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, और इसको क्या कहेंगे हम? डीपोलराइजेशन। ठीक, चलो, अब इस एक्शन पोटेंशियल पे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया +30 मिलीवोल्ट से +45 मिलीवोल्ट तक। इसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद क्या होगा? ये पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को क्लोज करा देगा।
ठीक, और उसके कुछ फ्रैक्शन सेकंड के बाद क्या करेगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल को ओपन कर देगा। क्या करेगा ये, एट दिस पोटेंशियल इनफ्लक्स ऑफ सोडियम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, और रैपिड आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो गए। ठीक, चलो उसको समझते हैं जरा। ये क्या हो रहा है, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो गए, और क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो आईसीएफ में ज़्यादा थी, तो यहाँ से पोटेशियम आयन जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे ईसीएफ की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, रैपिड आउटफ्लक्स, और इस रैपिड आउटफ्लक्स की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इनर साइड से आउटर साइड, है ना, तो फिर से क्या होगा, इनर साइड फिर से क्या होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो फिर से कंडीशन क्या आ जाएगी, इनर साइड नेगेटिव हो जाएगा उसी पर्टिकुलर साइड पे, और आउटर साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो वही पोलराइज्ड कंडीशन आ गई। तो ये पोलराइज्ड कंडीशन फिर से रिपीट हो रही है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, री फॉर रिपीट, है ना, रिपीट या रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, या इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू रेस्टिंग स्टेट। न्यूरॉन पहले रेस्टिंग में था, फिर एक्साइटेड में आया, और फिर से उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ले आ रहे हैं रेस्टिंग स्टेट पे। इसी प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या कह रहे हैं, रीपोलराइजेशन। ठीक है, चलो, तो पोलराइजेशन समझ गए, डीपोलराइजेशन समझ गए, और रीपोलराइजेशन समझ गए। अब इसी चीज को हम जरा एक ग्राफ में समझते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या था, -70 मिली वोल्ट न्यूरॉन रेस्ट पे था, फिर क्या हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए। अब इनर साइड क्या हो गया, कितना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने के बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए। अब इनर साइड क्या रहा, धीमे धीमे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और डेवलप होते होते कितना पहुंच गया, +30 से +45 तक, और इसी को हमने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो ये जो इनर साइड नेगेटिव से इनर साइड पॉजिटिव हुआ, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन हुआ किसकी वजह से था, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही उसने क्या कराया, सोडियम का इन्फ्लक्स बंद करा दिया, और पोटेशियम का आउटफ्लक्स स्टार्ट करा दिया। और पोटेशियम के रैपिड आउटफ्लक्स की वजह से क्या हुआ, फिर से इनर साइड मोर नेगेटिव और आउटर साइड पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो वही पोलराइजेशन वाली कंडीशन फिर से आ गई, इसीलिए इसको हमने कहा रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है, ये थोड़ी ज़्यादा देर तक खुले रह जाते हैं, है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनर साइड और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, मोर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव तो था ही, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उस मोर नेगेटिव चार्ज की वजह से इनर साइड मोर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 का था, और उससे ज़्यादा -85 से 90 मिली वोल्ट तक, और इसको, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। मतलब जो न्यूरॉन रेस्ट पे था उसको तुमने क्या करा दिया, सुला दिया। रेस्ट पे तो ऑलरेडी था -70 पे, तुमने क्या किया, -85 से -90 मिली वोल्ट तक करा दिया। ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए कि जो वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम आयन चैनल थे, वो थोड़ी देर ज़्यादा तक खुले रह गए, और उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा आउटफ्लक्स हो गया, तो इनर साइड मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक, समटाइम पोटेशियम आयन चैनल रिमेन ओपन फॉर अ बिट लॉन्गर पीरियड so that membrane potential become more negative than -70 मिलीवोल्ट, और इसी कंडीशन को हमने क्या कहा, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, चलो एक और टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम होता है जब न्यूरॉन को फिर से हमें रेस्टिंग स्टेट में लाने में जो टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक, द टाइम टेकन फॉर रीस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको हमने कहा रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इस पीरियड या इस टाइम के दौरान क्या होता है कि ये न्यूरॉन कोई नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगा, ना ही किसी नर्व इम्पल्स को जनरेट कर पाएगा। ठीक है, मतलब जब ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला टाइम चल रहा है, इसमें ये न्यूरॉन किसी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा।
ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेम्ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग अनदर इम्पल्स या स्टिमुलस। ठीक, चलो, तो यहां तक की बातें हम समझ गए। अभी तक हम क्या समझ गए? अभी तक हम समझ गए कि भाई जिस पर्टिकुलर साइट पे क्या हुआ था, एक्सोलेमा की जिस पर्टिकुलर साइट पे स्टिमुलस आया था, वहां पर क्या हुआ था कि वो रेस्टिंग कंडीशन से एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन में आ गया। ठीक, और इस दौरान क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। ठीक है, अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो कैसे पूरे एक्सॉन या नर्व फाइबर के अलोंग ट्रेवल करेगा, उसी को हमने क्या कहा था, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। तो अब हम समझते हैं कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक, ट्रेवलिंग ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, उसी को हमने कहा था कंडक्शन। चलो, तो हमने ले लिया भाई, ये है ए साइट जो एक्सॉन हिलॉक वाली है और जहां पर स्टिमुलस आया था। दूसरी क्या है, बी साइट। ठीक, इनिशियल कंडीशन में क्या था, जब न्यूरॉन रेस्ट में था तो क्या था भाई, आउटर साइड पॉजिटिव और इनर साइड नेगेटिव। ठीक, और इस पूरे न्यूरॉन में क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप था, जो इसकी वैल्यू क्या थी, -70 मिली वोल्ट। ठीक, ये सारी कंडीशन हो गई कब, जब न्यूरॉन किस पे है, न्यूरॉन एट रेस्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ, ए साइड पे आया कोई स्टिमुलस, ये क्या है, स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए। तो स्टिमुलस की वजह से क्या हुआ था, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए थे, है ना, रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि इनर साइड मोर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलना स्टार्ट हो गए, या मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और अब पोलरिटी चेंज हो गई कि इनर साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, और आउटर साइड क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या है, साइट ए। ठीक है, लेकिन साइट बी पे अभी भी क्या है, वही कंडीशन है, इनर साइड नेगेटिव और आउटर साइड पॉजिटिव। ठीक, तो इनर साइड ये जो मोर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसी की वजह से क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था, है ना, और इस एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कही थी +30 से +40 मिली वोल्ट। ठीक है, चलो, अब साइड ए पे क्या है, इनर साइड मोर पॉजिटिव और आउटर साइड नेगेटिव, और साइड बी पे जस्ट अपोजिट है, आउटर साइड पॉजिटिव और इनर साइड नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये ट्रेवल करेगा, अट्रैक्ट होगा इधर नेगेटिव साइड की तरफ। ऐसे ही आउटर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन आप देख रहे हैं, इनर साइड क्या हो रहा है, साइड ए से साइड बी की तरफ जा रही है, और आउटर साइड क्या हो रहा है, साइड बी से साइड ए की तरफ आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो कैसे नर्व इम्पल्स का जनरेशन हुआ ये समझ गया, और कैसे वो इसका कंडक्शन हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो धीमे धीमे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे करते करते ये एक्सॉन टर्मिनल तक वेव का प्रोपगेशन होगा, और इसी को हमने कहा है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। ठीक है, चलो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है ये समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव आ रहा है, पहले थोड़ा पॉजिटिव आएगा तो उसको न्यूट्रल करेगा, फिर यहाँ पर जीरो चार्ज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लगातार आ रहा है तो फिर ये जीरो से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर जाकर फिर ये क्या करेगा, आगे ट्रेवल कर जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, फिर वहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, फिर ये आगे ट्रेवल कर जाएगा, और फिर अगली साइड पे भी क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे ही जो है वेव का कंडक्शन होता है। आउटर साइड भी यही होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाले की तरफ, यहाँ पर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगला पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा, तो इस तरह से वेव का क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक, तो वेव का कंडक्शन किस वजह से हो रहा है, चार्ज के डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कैसे हुआ था, चार्जेस के डिफरेंसेस की वजह से हुआ था। ठीक,
तो ये हो गई कंडक्शन की बात। फिर इसी तरह एक स्पेशल टाइप का कंडक्शन होता है, इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, या इसी को बोलते हैं जंपिंग कंडक्शन। जंपिंग कंडक्शन, सॉल्ट एयर का मतलब ही होता है जंप, ठीक, और सी सॉल्ट एयर टर्म से आया सॉल्टेटरी, ठीक। तो ये सॉल्टेटरी कंडक्शन किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन में। किस में मिलेगा देखने को? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, मतलब ऐसे न्यूरॉन जिनकी कवरिंग क्या होगी? माइलिन शीथ होगी। तो ये आपको माइलिन शीथ दिख रही है, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन की एक्सोलेमा ये, और एक्सोलेमा क्या है? एक माइलिन शीथ से कवर्ड है, ठीक है। ये थिक माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ बेसिकली क्या होती है? थिक लिपिड लेयर होती है, ये थिक लिपिड लेयर होती है। अब लिपिड लेयर क्या करेगी? इंसुलेशन का काम कर देगी। और इस माइलिन शीथ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस पूरे एक्सॉन में क्या है? इस एक्सॉन फाइबर की कवरिंग है माइलिन शीथ, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, और इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवीर, ठीक है। तो अभी हमने देखा भाई एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन या उसका कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा था? एक्सोलेमा के अक्रॉस चार्जेस का जो डिफरेंस था। तो जहां पर एक्सोलेमा ओपन है वो स्पेस क्या है? नोड्स ऑफ रेनवीर। तो यहीं पर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और यहीं से वो कंडक्शन करेगा अगली एक्सोलेमा वाली साइड पे या अगले नोड्स ऑफ रेनवीर पे। तो यहाँ पर जो इम्पल्स है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में जाकर कैसे करेगी? जंप कर रही है। क्यों जंप करना पड़ रहा है इसको? क्योंकि बीच में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह का जो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है ये कैसा होता है? फास्ट कंडक्शन होता है। ये कैसा होता है? फास्ट कंडक्शन, क्योंकि इसमें नर्व इम्पल्स क्या हो रही है? जंप कर करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। चलो एक और हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे अपना इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? अटैक कर देता है माइलिन शीथ पे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ सिग्नल या लॉस ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो जाता है, और इस डिजीज को हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक। तो कंडक्शन समझ गए और सॉल्टेटरी कंडक्शन समझ गए। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक। तो ट्रांसमिशन का मतलब हमने बताया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, या एक न्यूरॉन से किसी मसल सेल, या एक न्यूरॉन से किसी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ अदर न्यूरॉन, है ना। एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी या एक्सॉन तक जाएगी, या फिर एक न्यूरॉन से कहाँ जाएगी? मसल सेल, या फिर जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। फिलहाल जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन वाला केस हम लेके समझने की कोशिश करेंगे कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक। तो दो न्यूरॉन दिख रहे हैं, ठीक। इन दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ठीक। साइनेप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे का डेंड्राइट वाला पोर्शन। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये क्या है? गैप। इसी को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो गैप है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इम्पल्स यहाँ से डायरेक्ट जंप करके इधर पहुंच जाती है, तो उनको किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। लेकिन केमिकल साइनेप्स में क्या होता है? ये गैप अच्छा खासा होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे? इम्पल्स डायरेक्ट जंप नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जब इम्पल्स टर्मिनल पार्ट पे आती है तो वो एक केमिकल मीडिएटर को रिलीज कर देती है, और ये केमिकल मीडिएटर जो है दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती है या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? केमिकल साइनेप्स, और इसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट, ये लेस देन 2 नैनोमीटर की होती है, और केमिकल में 10 से 20 नैनोमीटर तक होती है, ठीक। इलेक्ट्रिकल वाला क्या होता है? फास्ट होता है। केमिकल वाला क्या होता है? स्लो होता है। मोस्ट कॉमन या मोस्ट अबंडेंट जो है वो केमिकल वाले होते हैं, ठीक है। और
केमिकल वालों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, केमिकल मीडिएटर की हेल्प से। केमिकल मीडिएटर, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और इसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से इनका नाम केमिकल साइनेप्स है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट तो होते हैं, फास्ट ट्रांसमिशन तो करते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, तो हम जो समझ रहे हैं वो क्या है, केमिकल साइनेप्स को समझ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट कॉमन साइनेप्स हमारी नर्वस सिस्टम में यही मिलते हैं। ठीक, चलो, तो ये एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है, इसी में वेव आ रही है। जब टर्मिनल पार्ट तक वेव आ जाती है तो क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है ना, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है, ये ओपन हो जाएंगे। फिर कैल्शियम आयन जो है ईसीएफ में प्रेजेंट है, ये एंटर करेंगे। इनकी वजह से क्या होगा, ये जो साइनेप्टिकल ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स ये स्टिमुलेट होंगे और ये आके फ्यूज हो जाते हैं किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ठीक, और फिर क्या करेंगे, अपना न्यूरोट्रांसमीटर उन्होंने रिलीज कर दिया, कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होगा कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर से। ये क्या है, रिसेप्टर। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी बात को जरा एक फ्लो चार्ट से समझते हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। देखो, नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पहले तो वो पहुंचेगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, है ना, या एक्सॉन टर्मिनल में, और उस एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहुंच गए यहाँ पे। अब जैसे ये एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन जो है वो डिफ्यूज होगा इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। और कहाँ से आएगा कैल्शियम आयन, ईसीएफ से। ठीक है, अब इस कैल्शियम की वजह से क्या होगा, जो साइनेप्टिक वेसिकल थे वो कैसे हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और इनका फ्यूजन हो जाएगा किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, जाके साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे और रिलीज कर देंगे किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। ठीक है, कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड करेंगे किससे, अपने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से। और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब ये रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाएंगे तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, है ना। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, किसमें, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में या दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, और इसी पूरे स्टेप को, इसी पूरे प्रोसेस को हमने कहा है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स का जनरेशन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन और नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये हम समझ गए। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी नीट में क्वेश्चन आता है। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनके नाम में लिखा है एक्साइटेटरी, मतलब ये क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाएगा। ठीक, इनहिबिटरी मतलब ये क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाने से इनहिबिट करेगा, रोकेगा, मतलब उसको रेस्टिंग कंडीशन में ही रहने देगा। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, एस्टिलकोलिन, एपिनेफ्रिन, या इसी को एड्रिनालिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनालिन। ठीक, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनालिन और ग्लूटामिक एसिड, ये क्या करेंगे, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करेंगे, सोडियम चैनल को क्या करेंगे, ओपन। और इसकी वजह से क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन और उस न्यूरॉन में, दूसरे वाले न्यूरॉन में क्या होगा, नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिटरी वाले कौन कौन से होते हैं, डोपामीन, सीरोटोनिन,
ग्लाइसिन और गाबा, गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये कैसे हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करेंगे? ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में दो काम करेंगे। या तो ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? रैपिड आउटफ्लक्स होगा। क्या होगा? रैपिड आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, अब रैपिड आउटफ्लक्स हो गया पोटेशियम आयन का, तो इनर साइड क्या हो गया? मोर नेगेटिव हो गया। मोर नेगेटिव हो गया तो भाई ऑलरेडी नेगेटिव था, और नेगेटिव कर दिया तुमने, उसको हाइपरपोलाइजेशन में पहुंचा दिया, तो नर्व इंपल्स का जनरेशन तो नहीं होगा। दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज गेटेड क्लोराइड आयन, वोल्टेज गेटेड क्लोराइड आयन चैनल को ओपन कर देंगे। ठीक, और इसकी वजह से क्या होगा? रैपिड इन्फ्लक्स होगा किसका? क्लोराइड आयन का। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो अगर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन हो रहा है या रैपिड आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? इस न्यूरॉन के इनर साइड क्या होगा? मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और मोर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो न्यूरॉन रेस्ट में ही रहेगा, बल्कि हाइपरपोलाइजेशन में चला जाएगा। मतलब कुल मिला के वो नर्व इम्पल्स का या एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हमने समझ लिए, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ठीक, दो टर्म और समझ लेते हैं, साइनेप्टिक डिले और साइनेप्टिक फटीग। साइनेप्टिक डिले का मतलब है कि भाई डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एट ईच साइनेप्स। मतलब कभी कभी क्या होता है कि साइनेप्स या जंक्शन में नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है, उसी को बोलते हैं साइनेप्टिक डिले। दूसरा टर्म है साइनेप्टिक फटीग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक वेसिकल। वैसे तो क्या होता है कि एक साइनेप्टिक वेसिकल में 10,000 के अप्रॉक्स न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन लगातार उस न्यूरॉन का या साइनेप्टिक वेसिकल के यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा? कभी ना कभी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कैसे हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा? टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाएगा किसका? नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन का, है ना। टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, और उसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? साइनेप्टिक फटीग। ठीक, फिर से समझ लो कि भाई ये क्या है? साइनेप्स है, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या आना है? साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल है, और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होता है किससे? पोस्ट साइनेप्टिक वाले मेम्ब्रेन से, और इसी की तरह क्या था, इसी वजह से क्या हो रहा था? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा था। ठीक, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जब ये न्यूरॉन, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन लगातार यूज हो रहा है, तो उसके साइनेप्टिक वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो खत्म हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम कह रहे हैं साइनेप्टिक फटीग। मतलब वो साइनेप्टिक वेसिकल एग्जॉस्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए क्या होगा? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन सस्पेंड हो जाएगा या रुक जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? साइनेप्टिक फटीग। ठीक है, चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म भी आप समझ गए, और मुझे लगता है कि आपको नर्व इम्पल्स का मतलब समझ में आ गया होगा, और उसका जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।